हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया। वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी स्टेट से हमने उनका अधिकार छीन लिया और स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। पहली बार हुआ है और मैं सही बोलूं तो ये कभी नहीं होना चाहिए, किसी और स्टेट के साथ ये कभी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों पे उतरेंगे और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। और अगर किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना तो फिर हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे। क्योंकि यह आपका हक है, यह आपका फ्यूचर है, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जम्मू कश्मीर का आप सपना देख ही नहीं सकते हो। जम्मू हब है। कश्मीर को, कश्मीर के बिजनेसेस को, कश्मीर के प्रोडक्शन को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है। सेंट्रल हब है ये। और इस हब का जो काम था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इसका जो रोल था उसको इन लोगों ने खत्म कर दिया है। जम्मू के जो छोटे बिजनेसेस थे, मीडियम साइज बिजनेसेस थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, इनकी रीढ़ की हड्डी बीजेपी की सरकार ने और यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तोड़ दी है। नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप कुछ भी कर लो, जब तक जम्मू कश्मीर के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, तब तक इस प्रदेश में, इस यूनियन टेरिटरी में रोजगार नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो,
जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर है तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे, और जो जम्मू की जनता है, कश्मीर की जनता है, उनको परे कर दिया जाएगा। यह रियलिटी है। और एक कारण भी है कि आपसे स्टेटहुड छीना गया, कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग ना चलाएं, बाहर के लोग चलाएं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से काम हो, और जम्मू कश्मीर की जनता की जो प्रोस्पेरिटी है वो खत्म हो जाए। यह आक्रमण जो जम्मू कश्मीर में स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पे हुआ है, यह बाकी देश में भी हुआ है। पूरी सरकार अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए चलती है। जीएसटी एक हथियार है। जम्मू के एंटरप्रेन्योर्स, जम्मू के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस पर आक्रमण करने का हथियार है। नोटबंदी एक हथियार था। यह पॉलिसीज नहीं है, यह हथियार हैं, और इनका लक्ष्य रास्ता साफ करने का है। किसके लिए? अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए। नोटबंदी और जीएसटी ने, गलत जीएसटी ने हिंदुस्तान में लाखों स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस खत्म कर दिए। अभी मेरा प्रोग्राम था, कुछ मिनट पहले मेरा प्रोग्राम था, एक लड़की आती है, कहती है राहुल जी मेरा सपना था, मैं छोटा बिजनेस चालू करना चाहती थी। गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रांट मिलेगा, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर दी, एरोमेटिक्स का मेरा बिजनेस था, मैंने पूरी तैयारी कर दी, मुझे कहा कि पैसा मिलेगा, पैसा नहीं आया। मेरी मां की डेथ हो गई, मेरे पिता ने मेरी मदद की, मगर मेरा बिजनेस खत्म हो गया। आज मैं छोटा बिजनेस नहीं चलाना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जम्मू कश्मीर में छोटा बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। मगर यही आपकी रीढ़ की हड्डी है, यही आपकी स्ट्रेंथ है, इसी में आपका रोजगार है, इसी में आपका भविष्य है। और आप किसी भी युवा से पूछ लो, वही जवाब मिलेगा। वो लड़की अब कह रही है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहती हूं, मैं आईआईटी में जाना चाहती हूं। आईआईटी में कितने लोग जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग जाएंगे? 1% जाएंगे, 2% जाएंगे, 3% जाएंगे, 5% जाएंगे। 95% का क्या होगा? जहां भी देखो वहां आपको अदानी अंबानी दिखेगा। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते हैं अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं,
उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा, उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं। कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? जीरो। आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापस नहीं देते हो, आपको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, जितना चाहिए ले लो, जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते हैं मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में है। अगर आप गरीब हो तो इलेक्ट्रिक मीटर लगेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगेगी, चमकते हुए मीटर लगेंगे, आपके जेब में से पैसा निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। जीएसटी लगेगी। अभी आपने पता नहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वाली कहानी सुनी या नहीं? वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़ा होता है, कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है, मैं अगर बन बेचूं एक जीएसटी लगती है, अगर उसमें क्रीम डाल दूं दूसरी जीएसटी लगती है, अगर बन और क्रीम अलग बेच दूं तो तीसरी जीएसटी लगती है, मैं क्या करूं? और यही हालत सबके साथ है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दी है, क्यों? एक्सटॉर्शन करने के लिए। गलती करो, ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, जीएसटी वाले आ जाएंगे, पैसा लेंगे चले जाएंगे। यही सिस्टम चल रहा है। तो ये चुनाव आपको अधिकार देने का चुनाव है, और शुरुआत स्टेटहुड है। उसके बाद सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर के जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है, उनकी रक्षा करने वाली सरकार होगी। बैंक के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी। उनकी जगह है, अंबानी की जगह है, अदानी की जगह है, मगर आपकी भी जगह है। यह नहीं होगा कि भैया उनको सब कुछ दे दिया और जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पीओके से रेफ्यूजीज आए, उनसे मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। सॉरी, कश्मीरी पंडित से जो मनमोहन सिंह जी ने वायदा किया था, वो वायदा पूरा किया जाएगा। और जो हमारे रेफ्यूजीज हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएनके से आए हैं, 2014 में जो उनको वायदा किया गया था फाइनेंशियल पैकेज का, वो भी हम पूरा करके दिखाएंगे। ये जो स्मार्ट मीटर्स लगा रखे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी जी की टेक्नोलॉजी है, इसको हम यहां से हटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। और जो पंजाबी है, इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। मगर मेन बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर है, वो
भगवान से बात करते हैं, सुबह उठते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। आप लोग बायोलॉजिकल हो, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल है, वो इंसान नहीं है, वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन लेता है। सुबह भगवान उनसे कहते हैं क्या करना है, वो करते हैं। हम इंसान हैं, हम आप जैसे हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ये दिल का रिश्ता है। मैं लोकसभा में हूं, ऑपोजिशन लीडर हूं, जहां भी आपको मेरी जरूरत हो, जहां भी जरूरत हो, रेफ्यूजीज के मामले में हो, स्टेटहुड के मामले में हो, स्मॉल मीडियम बिजनेस के मामले में हो, जहां भी आप मुझे ऑर्डर करोगे, जो भी आपका हुक्म होगा, मैं आपके लिए वहां कर दूंगा। और जब भी आप चाहोगे कि भैया राहुल जम्मू आओ, हमारी बात सुनो, हमारी मदद करो, मैं आपको आपके सामने दिखूंगा। आपको स्टेटहुड देने की जरूरत है, यह मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। आज नहीं तो कल इंडिया गठबंधन आपको स्टेटहुड दे देगा। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। को दी चेतावनी, बोले नमस्कार, छोड़ दे या मरने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जारी है। तीसरे चरण के मतदान के लिए अमित शाह ने गुरुवार को 5 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकियों को चेतावनी देते हुए हथियार छोड़ देने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हथियार छोड़ने और सरकार से बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई संवाद या सीमा पार व्यापार नहीं होगा। बता दें कि अगले सप्ताह होने वाले तीसरे चरण के चुनाव से पहले अमित शाह ने गुरुवार को 5 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि ये तीनों वंशवादी पार्टियां आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे भाजपा ने खत्म कर दिया है और इसे दोबारा लौटने नहीं दिया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को किया पूरा। अमित शाह ने भाजपा की सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने का वादा किया और आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आने पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करेगा। शाह ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चेनानी और उधमपुर विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की नज़र जम्मू कश्मीर चुनाव पर है, जो संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार हो रहा है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय जनसंघ, वर्तमान भाजपा, के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को अगस्त 2019 में पूरा किया, जब उसने उनके नारे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे के अनुरूप अनुच्छेद 370 को हटाया। जो आतंक फैलाए उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाएगा उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। शाह ने कहा, मैं आपसे पूछता हूं कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दी जानी चाहिए थी या नहीं? नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अब कह रहे हैं कि उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने उधमपुर जिले के चेनानी में एक रैली में कहा, वे पत्थरबाजों और आतंकवादियों को रिहा करना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह सपना देखना छोड़ दिया है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। यह अदालतों का काम है और हमने ऐसे कानून लागू किए हैं कि अब कोई भी पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों से हथियार छोड़ने और सरकार से वार्ता के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के लिए तैयार रहें। मोदी सरकार आने के बाद नहीं हुए विस्फोट। अमित शाह ने कहा, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर करीब 40 साल तक आतंकवाद की छाया में रहा है। अगर वे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन यह चुनाव जीतते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का एजेंडा सफल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 वंशवादी दलों ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद में धकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप 35 वर्ष में 40,000 लोग मारे गए और 3,003 दिनों तक कर्फ्यू लगा। शाह ने दावा किया कि लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने और अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद कोई पथराव, गोलीबारी या बम विस्फोट नहीं हुआ। आज हरियाणा में करेंगे जनसभा।
बता दें कि अमित शाह आज शुक्रवार को हरियाणा में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अमित शाह आज दोपहर 12 बजे रेवाड़ी, दोपहर 2:30 बजे मुलाना और 3:45 बजे लाडवा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। करनाल के असंध में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में जीत हासिल करेगी। हमारी सरकार सभी के लिए होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नाराजगी की खबरों के बीच पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साथ मंच पर दिखे। मौका था राहुल गांधी की असंध में रैली का। दोनों ने राहुल गांधी के अगल-बगल बैठे नजर आए। हालांकि बाद में राहुल गांधी के एक तरफ हुड्डा थे तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष उद्यभान के बगल में कुमारी सैलजा बैठी नजर आईं। अपने भाषण के दौरान कुमारी सैलजा ने पूर्व सीएम हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहकर संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी के यहां आने से लोगों का उत्साह बढ़ गया है। भाजपा की जो 10 साल की जो सरकार रही है, लोग उससे त्रस्त हैं और आज लोग उसका विकल्प कांग्रेस में तलाश रहे हैं। कुमारी सैलजा ने राहुल गांधी के सामने जनता से कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने प्रदेश की जनता से कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मतदान करने की अपील की। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने भाषण में कुमारी सैलजा को बहन और वरिष्ठ नेता कहकर संबोधित किया। हुड्डा का भाषण मुख्य रूप से बीजेपी की आलोचना पर केंद्रित रहा। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहती। कल पीएम मोदी हरियाणा आए थे। उन्होंने ऐसी फसलों की एमएसपी गिना दी जो हरियाणा में पैदा होती ही नहीं। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी वालों के झूठ का जवाब 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता देने जा रही है। हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से 15 से 20 हजार लोग अमेरिका गए हैं तो मैं हैरान हो गया। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये सवाल मेरे मन में उठा। फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाकर मिला। आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15 से 20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वे वहां कैसे आए तो उन्होंने मुझे देशों की लिस्ट दे दी। उन्होंने मुझे कहा कि हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो न उसे बैंक लोन मिल सकता है, न वो व्यापार कर सकता है। एक के बाद एक सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। रेवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हरियाणा बलिदान और वीरता की भूमि है, ज्ञान, अध्यात्म और गीता की भूमि है, शक्ति और समृद्धि की भूमि है। प्रदेश की जनता ने भाजपा को फिर से एक बार सेवा करने का मौका देने का मन बना लिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर कांग्रेस और सांसद राहुल गांधी पर जमकर बरसे। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अग्निवीर को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, तो इसमें हरियाणा के जवानों का बलिदान, वीरता और शौर्य शामिल है। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कट, कमीशन और करप्शन का जोर था। डीलर, दलाल और दामादों का राज चलता था। बीजेपी सरकार में न डीलर बचे न ही दलाल बचे, दामाद का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल को किसी ने कह दिया कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। क्या राहुल एमएसपी का फुल फॉर्म जानते हैं? खरीफ और रबी की फसल कौन सी है, क्या उनको मालूम है? उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में कांग्रेस की जो सरकारें चल रही हैं, वे एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा की भाजपा सरकार किसानों से 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दें कि देश में आपकी कौन सी सरकार एमएसपी पर 24 फसल खरीदती है। अमित शाह ने विदेशी धरती पर दिए गए बयानों को लेकर भी राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल विदेश जाकर कहते हैं
कि हम एससी ओबीसी समुदाय का आरक्षण समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वो हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं, लेकिन अब अमेरिका जाकर खुद अंग्रेजी में बोलकर आए कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन पर गुमराह किया। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव प्रचार की शुरुआत हरियाणा से की थी। तभी उन्होंने वादा किया था कि हम सेना के जवानों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करेंगे। 40 सालों से हमारे सेना के जवान इस मांग कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि 40 सालों तक कांग्रेस वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं कर पाई। अब जबकि मोदी जी को सेवा का मौका मिला है, तो मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को लागू किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी लागू कर दिया गया है। इस रूट से अमेरिका पहुंचे लोगों के परिजनों के मुताबिक इसमें हर कदम पर परेशानी ही परेशानी है और कई बार मौत का भी सामना करना पड़ता है। मानव तस्कर इस रूट में संचालक की भूमिका में होते हैं, जो अवैध रूप से देशों की सीमाएं लांघने में मदद के बदले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को सुबह सुबह अचानक करनाल पहुंच गए। राहुल गांधी के इस दौरे के बारे में स्थानीय नेताओं तक को भी खबर नहीं थी। करनाल के घोगड़ीपुर गांव में उनका स्वागत किया गया। दरअसल अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी की मुलाकात हरियाणा के अमित मान से हुई थी, जो डंकी के रास्ते अमेरिका गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच राहुल गांधी अचानक से कर्नाटक के घोगड़ीपुर गांव पहुंच गए, जिसके बाद से हर कोई हैरान हो गया। राहुल गांधी ने अपने हरियाणा दौरे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में प्रदेश के किसी भी कांग्रेसी नेता को उनके इस यात्रा के बारे में जानकारी नहीं थी। राहुल गांधी अचानक से घोगड़ीपुर गांव अमेरिका में घायल युवक के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को सुबह करीब 5:30 बजे अचानक जिले के घोगड़ीपुर गांव पहुंच गए। गांव पहुंचते ही वह यहां एक युवक के परिवार से मिलने उसके घर गए और युवक के परिजन से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने अमेरिका में रह रहे लड़के अमित मान से उसके घर से ही वीडियो कॉल पर बात भी की। राहुल इतनी सुबह अचानक पहुंचे कि सभी हैरान रह गए। राहुल गांधी ने पूरी आत्मीयता से परिवार के लोगों से बातचीत की और बच्चों आदि के साथ फोटो भी खिंचवाई। दरअसल अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी की मुलाकात करनाल के अमित मान से हुई थी। वह घोगड़ीपुर गांव का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वह डंकी के माध्यम से अमेरिका गया था। अमित कुछ समय पहले अमेरिका में हादसे का शिकार हो गया था। इसके बाद से वह अस्पताल में ही भर्ती है। इधर राहुल गांधी के दौरे के बारे में किसी कांग्रेस नेता को पता नहीं चला। वे आनन-फानन में गांव पहुंचे। हालांकि बाद में लौटते समय राहुल गांधी घरौंडा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राठौर के फार्म हाउस पर भी कुछ देर रुके और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव आदि को लेकर फीडबैक भी लिया।